आज आप लोग को बताएंगे दुसाध जाति और क्रिमिनल एक्ट के बारे में। दुसाध जाति और क्रिमिनल एक्ट। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अंग्रेजी सेना में दुसाध, महार, भंगे आदि अछूत जातियां काफ़ी संख्या में भर्ती की जाती थी। अंग्रेज इनसे छुआछूत नहीं करते थे। वे इनकी वीरता और वचनबद्धता से काफ़ी प्रभावित थे। परंतु समय के बदलते अंतराल में अंग्रेजी सेना में स्वर्ण भी प्रवेश करने लगे। ये अछूतों से काफ़ी घृणा और छुआछूत करते थे। स्वर्ण हिंदुओं की इसी छुआछूत के कारण दुसाधों और अन्य अछूत सैनिकों को अंग्रेजी सेना से बाहर होना पड़ा। अंग्रेज स्वर्णों को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भारत पर दीर्घकाल तक राज करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी था। दुसाध सहित सारे अछूत सैनिक बेरोजगार हो गए। उन्होंने गोलबंद होकर विद्रोह करना शुरू कर दिया। कुछ लोग पेट की आग को शांत करने के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में सामंतों स्वर्णों के यहाँ बेगारी करने लगे। इस कार्य में उनका बेहद शोषण होता था तथा उनके साथ पशुओं से भी बदतर दुर्व्यवहार होता था। इससे अछूतों में और भी बगावत की लहर तेज हो गई। इससे हिंदू सेठ साहूकार और सामंतों को नुकसान उठाना पड़ता था। 19 जुलाई 1867 में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट J.S. ड्रमोंड ने सरकार को सुझाव दिया कि बगावत खत्म करने के लिए बंधुआ प्रथा खत्म की जानी चाहिए तथा बाजार दर पर मजदूरी दी जानी चाहिए तथा यदि कोई जमींदार किसी मजदूर के साथ जबरदस्ती करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता 374 के अंतर्गत सजा मिलनी चाहिए। साथ ही जमींदारों के पास के कमितियों बॉन्ड को 1 साल के भीतर खत्म कर देना चाहिए आदि। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू शोषक ऐसा कदापि नहीं होने देना चाहते थे। सन 1915 में गठित बिहार उड़ीसा के प्रथम विधान परिषद में खान बहादुर सैयद फररुद्दीन ने मुंगेर जिले के ढाडी उपजाति के दुसाधों के विरुद्ध आवाज़ उठाई कि ये लोग जनता और पुलिस दोनों के लिए आतंक के पराया बन चुके हैं। इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। फलस्वरूप हक के लिए बगावत कर रहे दुसाधों तथा अन्य अछूतों पर चोरी डकैती का आरोप लगाकर उन्हें अपराधी की श्रेणी में रख दिया गया। इस प्रकार हिंदू सेठ साहूकारों और सामंतों तथा ब्राह्मणवादियों के दबाव में आकर अंग्रेजी सरकार ने दुसाध सहित सैकड़ों जातियों के खिलाफ दी क्रिमिनल एक्ट बना दिए। अपराधी घोषित जातियों को दंड देने के लिए क्रिमिनल एक्ट 1993 लागू होता था, जिसे सन 1857 के बाद IPC 1860-1861 में बदल दिया गया। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के एक्ट इस प्रकार थे: 1793 IPC, 1860, 1861, 1871, 1867, 1902, 1902, 1903, 1911, 1914, 1920, 1927, 1924, 1946। इस एक्ट के अधीन आने वाले जातियों में दुसाध, गुज्जर, पासी, महार, मांग, कोली, खटिक, भील, बंजारा, धारी, कंजर, पिंडारी, सांसियाँ आदि जातियाँ थीं। बिहार के दुसाध, गया के मुसहर, इटाडी के बंसफोर डोम, पलामू के ढाडी दुसाध, मुंगेर के जाति के लोग इस एक्ट के अंतर्गत अपराधी घोषित किए गए। इन सब में दुसाध पहले नंबर पर था। खान बहादुर सैयद फररुद्दीन द्वारा प्रश्न उठाए जाने के बाद ही सन 1915 और 1917 में अपनी अधिसूचनाओं के जरिए सरकार ने मुंगेर जिले के दुसाधों को अपराधी जाति घोषित कर दिया था। एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स, विमुक्त जातियां नाम दिया। क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत 12 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी स्त्री पुरुष को अपराधी घोषित किया गया था। अपराधी जनजाति के सदस्यों का पंजीकरण होता था। सभी के अंगूठे का निशान लिया जाता था और उसका रिकॉर्ड रखना होता था। एक्ट की धारा 5 के तहत रजिस्टर में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को होता था। पंजीकृत दुसाधों को ग्राम प्रधान को अथवा थाना में जाकर प्रतिदिन हाजिरी देनी पड़ती थी। इनको अपने निवास स्थान के संबंध में थाने को सूचना करना होता था। निवास स्थान बदलने की स्थिति में भी थाने को सूचना देनी पड़ती थी। अनुपस्थिति की स्थिति में अपराधी सदस्य को यह बताना जरूरी था कि वह कहां और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। गांव छोड़कर जाने की स्थिति में उसे थाने से अनुमति लेनी होती थी। थाने में जाकर हाजिरी देने से उनका खूब शोषण होता था।
थानेदार और ग्राम प्रधान इनके साथ घोर अन्याय, अत्याचार और मनमानी करते थे। गांव के मुखिया, चौकीदार, जमींदार और काश्तकारों को इन लोगों के बारे में निकटतम थाने में सूचना देनी जरूरी था। इसमें ढिलाई करने पर उन्हें भी सजा देने का प्रावधान था। इस प्रकार इस अधिनियम के कारण 12 साल से ऊपर के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष को कड़ी निगरानी और कठोर दंडात्मक कार्रवाई के भयावह माहौल में ताउम्र आजीवन गुजारना पड़ता था। उनका जीवन जेल में बंद कैदी के समान जिला अधिकारी के रहमो करम पर था। कोई इस एक्ट से विमुक्त के लिए संघर्ष करते थे, जैसे मुंगेर की ढाडी दुसाध जाति को उनके निरंतर संघर्ष के कारण उन्हें थोड़ी सी राहत मिली थी। इस नियम के कारण अधिकांश दुसाध अपने गांव घर तक ही सीमित रहने को मजबूर थे। वे धनोपार्जन के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। दूसरे, उनका कोई जातिगत पैसा भी नहीं था, जिसके कारण उनका विकास अवरुद्ध हो गया। कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज कुर्मी जाति के थे, प्रथम शासक थे, जिन्होंने इस हाजिरी प्रथा को समाप्त करने की सिंह गर्जना की। उन्होंने कोल्हापुर जिले के मनगांव में सन 1920 में दलित की एक सभा में कहा कि हाजिरी प्रथा के माध्यम से ग्राम प्रधान दलितों का दमन करते हैं। वे दलितों से जबरन बेगारी मुफ्त में काम करवाते हैं अथवा बहुत कम मजदूरी पर काम करवाते हैं। यह दास प्रथा से भी घोर जघन्य कार्य है, जिसे हम 20वीं सदी में जारी रखे हुए हैं। सन 1923 तक विमुक्त जातियों की संख्या 193 थी, परंतु सन 1924 में कुछ जातियां क्रिमिनल एक्ट से बाहर निकाल दी गई, जिनकी संख्या 170 से रह गई। समय के साथ जहां पर सामाजिक आंदोलन चलाए गए, वहां पर विमुक्त जातियों को अंग्रेजों के जुल्मों से शीघ्र ही राहत मिल गई। दक्षिण भारत में महामानव ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आदि महापुरुषों के संघर्ष रंग लाए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार आदि में तो आज़ादी के बाद भी क्रिमिनल एक्ट प्रभाव में रहा। 30 अगस्त 1952 को ही पूर्णतः हट पाया। बिहार से क्रिमिनल एक्ट हटवाने के प्रयास करने वालों में सन 1923 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के महासचिव A.B. ठक्कर, सन 1938 में S.R. मधुवर्त, इसी वर्ष सुखलाल सिंह, 1939 में हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, सन 1949 में राम गुलाम चौधरी, यमुना चौधरी, शक्ति कुमार, नंदकिशोर, नारायण लाल आदि थे। अंततः सन 1950 को भारत के पूर्ण आज़ादी मिल जाने पर बिहार से क्रिमिनल एक्ट को रद्द कर दिया गया। इस एक्ट से मुक्ति के लिए स्वयं दुसाधों तथा दूसरी अछूत जातियों ने लगातार कठिन संघर्ष किया था। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुसाध जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया। दुसाध जाति को विकास के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। आज दुसाध जाति के लोग विकास के व्योम में ऊंची उड़ान पर है, तो इसके मूल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं। इस प्रकार अतीत में दुसाध जाति निरंतर दमन और उत्पीड़न के दौर से गुजरने के कारण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी पिछड़ गए। ऊपर से थोपी गई शास्त्रीय निरुक्ताएँ तो थी ही, यह जाति सिर्फ शारीरिक ताकत और लाठी के जोर पर पठानों और सामंतों के दरबानी पहरेदारी और अंगरक्षक के रूप में काम करते रहे। कुछ बंधुआ मजदूर बने रहे। इसके सिवाय इनके पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं था, क्योंकि इनका कोई जातिगत पैसा नहीं था। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें, और नए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी दबा दें। धन्यवाद।